गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और दृष्टि क्विक बुक की किताब है जिसमें कि 9 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले नीति आयोग वाला चैप्टर किया था। ये है हमारा 10वां चैप्टर जो कि है गरीबी पॉवर्टी पर। ऐसा बहुत बार होता है कि गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये हमारा जो SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी एक प्रमुख हिस्सा रखता है पॉवर्टी। बताइएगा कि SDG कौन सा नंबर है 1, 2, 3 जिसमें कि पॉवर्टी है। तो आइए सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि गरीबी निर्धनता का अभिप्राय क्या है। तो जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता, मतलब जितने की हमको आवश्यकता है, न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता है हमारी, उसको अगर हम प्राप्त करने में अयोग्य हैं तो ये हमारी गरीबी है। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन है, वस्त्र है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचन या निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि जो है हमारी अर्थहीन हो जाती है। भले ही हम कितना भी GDP ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी आर्थिक समृद्धि टॉप पे है, लेकिन हमारे जो देश की एक बड़ी जनसंख्या है वो निर्धन है। तो ऐसे में उस आर्थिक समृद्धि का कोई फायदा नहीं है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कई बार पूछता है क्वेश्चन में कि गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो गरीबी देखिए यहाँ पे कितने प्रकार की दी गई है। हर मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इसको हम बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी सापेक्षिक और निरपेक्ष गरीबी के रूप में डिवाइड किया गया है। सापेक्षिक गरीबी यह स्पष्ट कर दी है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच में कितनी विषमता है। सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय, संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। सापेक्षिक गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में की जा सकती है। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ग है जिसके पास आय का बहुत बड़ा स्रोत है, मतलब बहुत अमीर है वो लोग, और एक वर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, असमानता है, आय में असमानता है। तो इसे सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। जब आय वर्गों के बीच में विषमता होती है, विभिन्न आय वर्गों के बीच में विषमता होती है, तो उसको सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता जैसे कि ना भोजन है, पेयजल है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो उस व्यक्ति की जो औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रति माह उपभोग जो है वो उपभोग व्यय है वो गरीबी रेखा से कम है, उन्हें निर्धन माना जाता है। तो गरीबी ज्ञात करने के लिए इस विधि को हम हेड काउंट मेथड कहते हैं, यानी कि हेड काउंट विधि कहते हैं। इस विधि में कुल जनसंख्या में शामिल उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो भारत में गरीबी मापन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, मतलब हम एक BPL लाइन बना दिए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और हेड काउंट मेथड के माध्यम से इसके नीचे जितने लोग हैं, इस मिनिमम जो आय है उसके नीचे जितने लोग हैं उनको हम गरीब कह देते हैं। सापेक्षिक गरीबी में क्या होता है कि कोई लाइन नहीं है लेकिन असमानता है, आय की क्या है, असमानता है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो सापेक्षिक गरीबी मतलब उसके सापेक्ष वो गरीब है, उसके सापेक्ष। यहाँ सापेक्षता की, निरपेक्ष में सापेक्षता वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे एक बार काउंट कर लिया गया कि भाई इतने लोग BPL के नीचे हैं। तो निर्धनता का श्रेणीकरण देखिए, श्रेणी 1 है चिरकालिक निर्धन, मतलब कि लंबे समय से क्या है, निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे भूमि रहित श्रमिक हैं या फिर जो मजदूर होते हैं। अल्पकालिक निर्धन क्या होते हैं? वे होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में आते जाते रहते हैं। ये कभी निर्धनता के नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं, जैसे कि मौसमी मजदूर हैं या फिर अनियमित रूप से जो कार्य करने वाले, रोजगार करने वाले लोग हैं। श्रेणी 3 है जो कभी निर्धन नहीं। वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। इनके पास आय का निश्चित स्रोत होता है और संपत्ति होती है। तो हमने देखा कि चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन और कभी निर्धन नहीं। रूरल पुअर में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अभाव के कारण लोगों के पास आजीविका एवं आय अर्जन के स्रोत सीमित होते हैं। कृषि क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति या स्रोत के ऊपर आश्रितों की संख्या अधिक होती है, जैसे भूमिहीन कृषक हैं, छोटे भूस्वामी हैं, काश्तकार हैं, दैनिक मजदूर हैं। तो ये क्या है, ग्रामीण निर्धन है। आय का स्रोत क्या है, सीमित है, एक ही खेत है, उसी में सब लोगों को आजीविका के लिए कृषि करनी है, तो स्वरोजगार का भी अभाव है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण निर्धन कहलाता है। शहरी निर्धन क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्तियों का प्रवसन शहरी क्षेत्रों में होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में भी क्या है, रोजगार क्या है, सीमित है, उतनी ज़्यादा तो है नहीं कि सभी को रोजगार मिल सके। तो ऐसे में जो व्यक्ति में निर्धनता
में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, और शहरी निर्धनों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले जो लोग होते हैं, कारखानों में अनियमित श्रमिक होते हैं, स्वनियोजित फेरी वाले। शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है जो नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। तो ये हो गया ग्रामीण निर्धन और ये हो गया शहरी निर्धन। अब निर्धनता का कारण देखते हैं, रीजन ऑफ पॉवर्टी। तो निर्धनता का जब भी कारण आएगा तो ये सवाल जनसंख्या वाला तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वह है तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को प्रभावित कर देती है। मतलब जितना भी हम आय बढ़ा लें, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि निर्धनता का भार ढोता रहता है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में कम है, आय भी कम है। देखिए, कुल राष्ट्रीय आय क्या है, जनसंख्या की तुलना में कम है, तो प्रति व्यक्ति आय कम रही है। प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जनसंख्या है ज़्यादा, प्रति व्यक्ति आय है कम। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर एवं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि बहुत कम रही है, यह भी भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। तो आर्थिक समृद्धि की दर का कम होना, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का कम होना, भारत में चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी है, शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी है। तो ये सभी कारण है। तो जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति आय वाला इशू है, आर्थिक समृद्धि की दर कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, अल्प रोजगार की समस्या पाई जाती है। पूंजी आर्थिक विकास का एक मुख्य तत्व होता है। भारत में पूंजी का स्टॉक तथा पूंजी निर्माण की दर अभी भी निम्न है। तो पूंजी का अभाव निम्न उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। निम्न उत्पादन क्षमता के कारण रोजगार का स्तर निम्न हो जाता है। रोजगार का स्तर निम्न हो जाता है किसके कारण, पूंजी का क्या है, कमी है। भारत में आज भी योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है, जिसके कारण नागरिकों में उद्यमशीलता एवं कौशल का अभाव। तो कौशल का अभाव है, जिसके कारण स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। हमारे देश में आज भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ विद्यमान है। ये कमियाँ हमारी अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती हैं। आर्थिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे कि ऊर्जा है, यातायात, संचार है। सामाजिक आधारिक संरचना के मुख्य घटक जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य इत्यादि की आवश्यकता की तुलना में बहुत न्यून या फिर अपूर्ण होता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या भी निर्धनता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में आय का असमान वितरण है। आय का कुछ क्षेत्र कुछ ही लोगों के पास है और धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास है, बाकी लोगों में क्या है, आय की कमी है। तो ये हो गया बहुत सारे कारण जो कि निर्धनता के हमारे देश में कारण है। अब ये पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है? गरीबी का अर्थ होता है अवसरों एवं विकल्पों से वंचित रह जाना। गरीबी के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जैसे गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण मजदूरी की दर में कमी हो जाती है, क्योंकि मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है। इसी प्रकार मजदूरी दर कम होने से आय भी कम हो जाती है। यदि ऐसे में वे ऋण ले लेते हैं तो महंगा ब्याज हमें चुकाना पड़ता है। तो एक क्या होते हैं, ऋण ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ तो हमें ऋण लेकर के अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, दूसरी चीज़ जब हम उसको वापस करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे ऋण जाल में फंस जाते हैं उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो देख रहे हैं कि ऐसे ऋण ट्रैप में हम फंस जाते हैं। ऐसे में आय को बढ़ाने के लिए जो परिवार के बच्चों को श्रम कार्य पर लगाया जाए, उनकी शिक्षा, कौशल विकास ये सब बाधित हो जाता है। बाल श्रम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार गरीबी की अगली पीढ़ी भी गरीबी और मजदूरी में ही रह जाती है। इसे निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है गरीबी का दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप, जिसमें कि बेरोजगारी की समस्या रहेगी तो क्या होगा, निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा। उससे क्या होगा, निम्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर। निम्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर होगा, हेल्दी नहीं रहेंगे लोग तो उत्पादकता भी कम करेंगे, निम्न उत्पादकता। फिर अगर उत्पादकता कम होगी, हमारे पास बचत कम होगी, तो हम बचत और निवेश भी कम करेंगे तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास की क्या हो जाएगी, दर निम्न हो जाएगी, और निम्न होगी तो फिर से बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। तो ये बेरोजगारी वाले में भी यूज किया जा सकता है इस साइकिल को, जिसको हम पॉवर्टी ट्रैप कह रहे हैं, पॉवर्टी साइकिल। और गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप एग्जाम में बनाया जा सकता है। गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप दिया हुआ है, जिसमें कि अलग साइकिल बनाया हुआ है। बच्चे के पालन पोषण में गरीबी, तो गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप क्या है, बच्चे के पालन पोषण में गरीबी रहेगी तो बेहतर खान पान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव हो जाएगा। मतलब कि भोजन में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, शिक्षा में दिक्कत। खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य के अभाव के कारण कौशल का कम विकास होगा। कौशल विकास नहीं होने के कारण रोजगार प्राप्त करने में परेशानी आएगी। रोजगार न मिलने के कारण गरीबी का जो चक्र है वो नहीं तोड़ा जा सकेगा। फिर परिवार में गरीबी आएगी और उसके बाद फिर से बच्चों के पालन पोषण में दिक्कत आएगी। तो गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप एक परिवार में ऐसा होता है, और अगर पूरे देश में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वरूप ऐसा होता है। तो राष्ट्रीय स्वरूप और व्यक्तिगत स्वरूप दोनों बता दिया गया है।
लॉरेंज कर्व मेथड ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉरेंज कर्व प्रीलिम्स से भी आता है। अब ये कर्व क्या चीज़ है, गिनी कर्व, लॉरेंज कर्व, इसको याद रखना है पहले तो, ठीक है। और लॉरेंज ने विकसित किया था इसको, लॉरेंज कर्व को। किसी भी देश में जो आय विषमता, लोगों के बीच में जो आय विषमता होती है उसको ज्ञात करने के लिए इस कर्व का प्रयोग किया जाता है। आय में विषमता, ठीक है। लॉरेंज वक्र प्रत्येक बिंदु पर उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10%, 20% लोगों के पास 20% हो, तो उसी अनुपात में यह भी आगे बढ़ रहा है। तो इसे जो रेखा है वो क्या होगी, 45 डिग्री की होगी। ये वाला जो है एंगल 45 डिग्री का होगा अगर आय में असमानता नहीं है। लेकिन अगर आय में असमानता होगी तो इस रेखा से हमें विचलन दिखाई देगा, विचलन दिखाई देगा। तो लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, विषमता उतनी ही कम होगी। तो हम देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हमेशा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि लॉरेंज कौन सा वाला है, फिर गिनी कौन सा वाला है। तो ये देख रहे हैं कि आय में विषमता, यानी कि 45 डिग्री से अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहे हैं तो ये क्या है, विषमता है। अगर आय में समानता होगी तो ये वाला लाइन 45 डिग्री का बनेगा। तो लॉरेंज कर्व जो है उसको याद रखना पड़ेगा कि एक रेंज है, रेंज आय का एक रेंज है, आय में विषमता नहीं है, और विषमता होने पर ये उस लाइन से अलग हो जाएगा। तो 45 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए, और इसकी तुलना में अगर ये जितना भी इस रेंज से बाहर जा रहा है, लॉरेंज वक्र विधि, इस माध्यम से हम ये जितना भी डिस्टेंस बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा आय में विषमता। तो जितना ही वो रेखा के पास होगा, जितना ये वाला वक्र जो है ये रेखा के पास होगा, उतनी ज़्यादा विषमता कम होगी, और जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा विषमता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कुल आय का संचयी प्रतिशत है, इधर आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत है। लॉरेंज वक्र आता है एग्जाम में, ठीक है। गिनी गुणांक देखते हैं। गिनी गुणांक 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद जो थे कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच में आय के अंतर की माप करती है। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करती है। तो यह भी लॉरेंज वक्र से ही निकाला जा रहा है ना। यहाँ पे गिनी गुणांक अगर हम निकालते हैं तो छायांकित जो क्षेत्रफल है, मतलब कि जो क्षेत्रफल है, छायांकित क्षेत्रफल है, डिवाइडेड बाई समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो मतलब इतना डिवाइडेड बाई पूरा, जो यहाँ पे समझ में आ रहा है गिनी कोफिशिएंट। तो कुल मिलाकर के गिनी हो या फिर लॉरेंज, दोनों ही आय की विषमता को वो करते हैं। और अगर हमको कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे रिलेटेड है, तो लॉरेंज को ऑरेंज से तुलना करेंगे, और ऑरेंज बहुत ही कम लोगों के पास होता है, जिसके पास आय ज़्यादा होगी वही खरीद पाएगा। तो आय में अगर विषमता होगी तो लॉरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करिएगा कि ऑरेंज वो लोग नहीं खरीद पाएंगे। और गिनी यानी कि पेनी, मतलब पैसा चाहिए उसके लिए, तो पैसा जिसके पास ज़्यादा होगा वही आय में असमानता कम होगी तो हम ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों को गरीबी से रिलेट करना है, और एग्जाम में आय में जो विषमता वाला ऑप्शन होगा उससे जोड़ना होगा। अब आते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आखिर क्या ही जरूरत पड़ गई हमको, गरीबी का इंडेक्स तो वैसे भी बहुत सारा था, तो हमने बहुआयामी सूचकांक क्यों खोजा। तो यहाँ पे बात ये है कि वर्ष 2010 में क्या हुआ कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की गई। क्यों की गई? ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास जो पहल था, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट विकसित किया गया, जिसमें कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी के मापक के रूप में केवल आय की कमी को ही हम नहीं मान सकते। आय की कमी का ही मतलब गरीबी नहीं होता है। तो इसमें हमारा जो है खराब स्वास्थ्य है, कुपोषण है, शिक्षा है, कौशल की कमी है, निम्न जीवन स्तर है, आवासीय सुविधाओं का अभाव है, सामाजिक भेदभाव है, तो इन सभी को भी इसमें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में डाला गया है। जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है उसमें मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 3 आयाम लिए गए हैं, और इन तीनों को 10 सूचकों में विभाजित किया गया है। 2010 में आया था, और कितने हैं, 10 सूचक हैं, जिसमें कि है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जीवन निर्वाह का स्तर है। तो स्वास्थ्य में देखेंगे शिशु मृत्यु दर है, कुपोषण है। शिक्षा में, शिक्षा दर में जो नामांकित शिशु है यानी एनरोल्ड, और शैक्षणिक वर्ष मतलब कितने साल वो शिक्षा प्राप्त किया। पहले तो एनरोलमेंट कितने का हुआ, और फिर एनरोलमेंट होना ही पर्याप्त नहीं है, वो एक्चुअल में स्कूल में कितने साल तक पढ़ा। और जीवन निर्वाह के स्तर में ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संपत्ति कितना है, ईंधन कितना है, आवास, विद्युत, जलापूर्ति, शौचालय।
तो आवास, जलापूर्ति, शौचालय, विद्युत तो बेसिक चीज़ें हैं, और संपत्ति और ईंधन आपूर्ति। तो इस तरीके से बहुआयामी सूचकांक में 10 सूचक जो है लिए गए हैं और उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अधिकतम हम देखते हैं सूचकांक का मान अगर इसमें 100% है तो प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, यानी कि 33.3% स्वास्थ्य को, शिक्षा को और जीवन निर्वाह स्तर को। तो एक तिहाई सब में बांटा गया है और सभी में क्या है, 2-2 सूचक हैं। जीवन निर्वाह स्तर में केवल 6 प्रकार के सूचक हैं। तो इस प्रकार सभी का मतलब अंश डिवाइडेड है और इसी आधार पे जो है रैंकिंग की जाती है। परिवार के लिए जो वंचन अंक होते हैं यानी डेप्रिसिएशन स्कोर होते हैं उनको एक साथ जोड़ा जाता है, हाउस होल्ड डेप्रिसिएशन प्राप्त किया जाता है। गरीबों और अन्य लोगों में अंतर करने के लिए फिर हम एक कट ऑफ लेते हैं कि भाई इस कट ऑफ के ऊपर के लोग गरीब होंगे, इस कट ऑफ के नीचे के लोग मतलब एम जो भी वैल्यू होगी हमारी उससे कंपेयर करेंगे। तो बहुआयामी निर्धन यानी कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं जो लोग, जिन परिवारों का वंचन अंक जो है वो 20 से 33.3% के बीच में है, उन्हें बहुआयामी निर्धन बनने का खतरा है। जिन परिवारों का वंचन अंक 50% से अधिक है वो गंभीर रूप से बहुआयामी निर्धन है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की सहायता से सतत विकास लक्ष्य जो है यानी कि SDG 1 अभी हमने कहा था कि SDG का नंबर बताइएगा कि हंगर, पावर्टी, ये सब होता है ना। SDG 1 जो है वो गरीबी में आता है, यानी कि पावर्टी जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो SDG 1 सब जगह गरीबी या इसके सभी रूपों को समाप्त करना इसका लक्ष्य है। नो पावर्टी है ना, SDG 1 में नो पावर्टी है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं और ये मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी इंडेक्स है कई बार शॉर्ट नोट में आता है। तो ये हमें 10 सूचकांक बताने होंगे और बहुआयामी क्यों कह रहे हैं हम, क्यों ज़रूरत है कि सिर्फ आय से बढ़कर हम इन सभी चीज़ों को लें, फिर इनका सूचकांक। और ये वाला बताना पड़ेगा कि 20 से 33.5% यानी कि 20 से अगर 33.5% तक है तो हम क्या है, खतरा है, हमें खतरा है। और अगर 50% से ज़्यादा आता है तो फिर हम क्या हैं, गंभीर रूप से निर्धन है, गंभीर रूप से निर्धन है। ये 2 आंकड़े बताने होंगे। वैश्विक परिदृश्य में क्या दिया है कि विश्व स्तर पर 110 देशों में 6.1 अरब लोगों में से 1.1 लोग अरब लोग है ना, यानी कि 18% लोग जो है बहुआयामी अत्यंत गरीब हैं। 18% लोग अत्यंत गरीब हैं। जो उप सहारा अफ्रीका के देशों में देखते हैं तो 534 मिलियन ये गरीब हैं और दक्षिण एशिया में देखेंगे तो यह संख्या 389 मिलियन है। तो इन दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक 6 लोगों में से लगभग 5 लोग गरीब हैं। मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी इंडेक्स है इस पर आधारित गरीबों में आधे लोग यानी कि 566 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो बच्चों में गरीबी की दर 27.5% है जबकि वयस्क में 13.4% है। भारत के संदर्भ में क्या आया था कि भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। UNDP के अनुसार संवेदनशीलता को उन लोगों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो गरीब नहीं है, लेकिन भारतीय संकेतकों में जो 20 से 33.5% जो दिया गया था कि ऐसे लोग क्या होते हैं, 20 से 33.5% वंचन अंक में आते हैं और उन्हें निर्धन बनने का खतरा है। तो इनका खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। 20 से 33.5% वाले जो आते हैं वो इंडिया में है। भारत में लगभग 18.5% यानी कि 18.7% आबादी इसी श्रेणी में है। तो गरीबी उन्मूलन में प्रगति देखिए, भारत, कंबोडिया, चीन, होंडुरस, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम 25 देशों में से एक है जिनमें 15 सालों के भीतर अपने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया। मतलब हमने क्या किया, प्रोग्रेस किया है। तो भारत में 2005-6 और वर्ष 2019 से 21 के बीच में लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बच गए हैं। ये सब रिसेंट डाटा पढ़ना है, इसको अपडेट कर लेना है, अपडेट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से पढ़ा जाता है बस वो देख लेते हैं डाटा को। हमें मतलब कितने लोग गरीबी से बाहर आए, कितने परसेंट से घट कर कितना परसेंट हो गया और अभी की स्थिति में क्या है, ये हमको करंट से अपडेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखिए, अभाव संकेतकों में सुधार हो रहा है। भारत में 3 जो संकेतक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है क्योंकि जो सभी क्षेत्र हैं हमारे सामाजिक आर्थिक समूह में गरीबी में जो गिरावट है वो समान रही है। सबसे गरीब राज्य के जो समूह है, सब बच्चे और वंचित जाति के समूह लोग भी शामिल हैं, उसमें सर्वाधिक तीव्रता से प्रगति हुई है। और गरीब और पोषण से वंचित लोग जो हैं उसमें 44.3% से घटकर 11.8% हो गई है। बाल मृत्यु दर भी हम देखेंगे तो 4.5% से घटकर 1.5 हो गई है। तो ये सारा रिपोर्ट आता है करंट वाली किताब में, दिया रहता है कि अभी मातृ मृत्यु दर कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है ना, गरीबी का परसेंट कितना है। 2019-21 का बता रहा है 11.8% है ना। अभी का हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। भारत में देखिए गरीबी को मापने संबंधी समितियां बनाई गई थी। NSSO क्या करता है, NSSO जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण
कार्यालय है यही संस्था के रूप में काम करता है ना। खर्च और उपभोग विधि का प्रयोग करता है। कई बार आया है कि गरीबी को नापने का मेथड बताइए और कौन नापता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अलग समिति बनी थी, अलग गरीबों को अलग करने के लिए बन गई थी अलग समिति। तो गरीबी के निर्धारण के लिए कब बनी थी? 1977 में बनी थी। योजना आयोग के द्वारा अलग जी के अध्यक्षता में गठन किया गया था और फिर इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। गरीबी निर्देशांक तैयार किए गए थे जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में कहे थे कि जो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर प्रतिदिन उपभोग करता है तो वह क्या होगा शहरी क्षेत्र के लिए, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है 2400 और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन संस्तुति की गई थी। इस गरीबी निर्देशांक के आधार पर जिन व्यक्तियों का उपभोग व्यय इन कैलोरी की आवश्यकता पूर्ति से कम होगा वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे। तो अलग समिति ने कैलोरी के आधार पर अलग एकदम अलग ही दे दिया, मतलब कैलोरी के आधार पर दे दिया कि 2400 कैलोरी जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी आपका शहरी क्षेत्र में। इससे कम भैया अगर आपका खर्च है उपभोग है तो आप गरीब हैं। ठीक। लकड़ वाला समिति देखिए योजना आयोग पहले तो वहाँ दे दिया अलग समिति, फिर निर्धनता को नापने के लिए 1989 में यहाँ 77 में था 77 यहाँ पे 89 में 10 साल नहीं मतलब जस्ट 10 साल बाद होता तो 87 होता, लेकिन 12 साल बाद जो है लकड़वाला समिति ने यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अलग अलग राज्यों के लिए शहर मतलब ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की है। तो 18 राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के लिए जो कृषि श्रमिक हैं उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया गया और शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक जो श्रमिक होते हैं उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। तो लकड़वाला समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था। यहाँ कैलोरी का इशू नहीं है, यहाँ पे खर्च का इशू नहीं है। लकड़ा वाला जो समिति है उसने एकदम अलग दिया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया है। तो एक बार 77 में आया, 89 में आया, फिर 89 के बाद आप देखते हैं कि सीधे 2009 में मतलब कि 20 साल बाद, ठीक है 20 साल बाद फिर से आता है जो कि सुरेश तेंदुलकर जी की अध्यक्षता में कार्यदल गठन किया गया। यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च इन्होंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 27 रुपये खर्च कर रहा है और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये खर्च कर रहा है, और अगर मासिक बात करें तो 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये अगर खर्च करता है तो गरीबी रेखा माना गया है। इससे नीचे जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है यहाँ पे हर चीज़। अगर एग्जाम में आता भी है तो अलग समिति हम 77 बता देंगे, 89 में हम लकड़वाला समिति बता देंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति फिर 20 साल बाद 2009 में आता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपये, शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये और यहाँ पे अगर मासिक खर्च की बात होगी तो 816 रुपये और 1000 को बॉर्डर लाइन माना गया है। इसके नीचे अगर कोई होंगे तो वो गरीबी रेखा माना जाएगा। उसके बाद देखिए सी रंगराजन समिति आता है 2012 में, मतलब जस्ट 2009 में आया ही था तो 2012 में आता है आपका योजना आयोग ने 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया और ये 2014 में अपना रिपोर्ट देता है सी रंगराजन समिति। तो इन्होंने भी अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये बताया और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। अब ये सब हमको डाटा याद रखना है। ये 27 रुपये, ये 33 रुपये, ये 816 रुपये, ये 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ 816 था, बढ़ के कितना हो गया 972, 3 साल में 972 हो गया। 972 9 मतलब 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 972 और इधर 7 दूना 14 करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 1407। कुछ तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा आपको याद करने के लिए, नहीं तो याद होता नहीं है। तो 972 है यहाँ पे आपको ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 1407। जब भी शॉर्ट नोट में लॉन्ग नोट में कहीं भी आए इतना कहा ही नहीं लिखना है, सीधे अलग समिति डैश करेंगे। 1977 में आया 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी ग्रामीण शहरी। फिर आप लकड़वाला में बता देंगे तो उसमें आप बताएंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था और 1989 में आया था। फिर सुरेश तेंदुलकर बताएंगे 2009 में आया, ग्रामीण शहरी अलग अलग कर देना है। ग्रामीण में 27 रुपये, शहरी में 33 रुपये, मासिक देखेंगे तो 816, 1000। रंगराजन में देखेंगे तो 972 सीधे बता देना है और 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, प्रति व्यक्ति का मासिक उपभोग है ये, है ना, प्रतिदिन का नहीं है, मासिक उपभोग है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे ऐसे टेबल के रूप में भी आप याद कर सकते हैं, टेबल के रूप में बिल्कुल बन जाएगा आपको याद करते। ग्रामीण में शहरी में इसका उपभोग व्यय बताया हुआ है 2011-12 में। देखिए 11-12 में बताया है ना, 972, 1407 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय भी दिया है 32.4 और 46.9, जो कि यहाँ पे 27 और 33 रुपये था पहले।
तो ये डिटेल इनका है गरीबी निर्धनता का। सुरेश तेंदुलकर समिति का भी देखिए यहाँ पे बताया हुआ है 27.2, 33.3, 816, 1000। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित इन्हीं गरीबी रेखाओं को विभिन्न राज्यों में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विभाजित किया गया है। इसलिए अलग अलग राज्यों के कीमत स्तर अलग अलग होने से राज्य की आधिकारिक गरीबी रेखाओं में भिन्नता भी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए अरविंद पनगड़िया का जो है टास्क फोर्स आया, जो कि मार्च 2015 में आता है। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, अब नीति आयोग आ चुका है, याद रखिएगा, है ना, नीति आयोग आ चुका था उस समय। अरविंद जो पनगड़िया थे वो सीईओ थे। ऐसा प्रमुख कार्य देखिए निर्धनता आकलन के लिए सुझाव देना था। तो टास्क फोर्स जो बना वो एलिमेंट्री पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम्स, मतलब जॉब को क्रिएट करना है और स्ट्रेंथनिंग द सोशल प्रोग्राम्स नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो इनमें भारत में गरीबी निर्धारण और मापन किस प्रकार से किस आधार पर किया जाए इस पर चर्चा हुई, और भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीतियां और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए उसके बारे में चर्चा हुई। तो भारत सरकार एवं नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया गया है। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु उपभोग संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण के लिए विभिन्न विधियां, तो कौन कौन सी विधियां गरीबी के जो आंकड़े हैं उसके लिए यूज की जाती है। तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड है, एक समान संदर्भ अवधि, मिश्रित संदर्भ अवधि और संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि। इसमें देखिए जो एनएसएसओ है हमारा, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है, इसके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती थी। एक समान संदर्भ अवधि में 30 दिनों की स्मृति अवधि के दौरान उपभोग किए गए सभी वस्तुओं संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए थे 93-94 में। फिर 99-2000 में देखिए एनएसएसओ के द्वारा अपनाई गई इस विधि में पिछले एक वर्ष के दौरान उपभोग की गई 5 निम्न बारंबारता वाली वस्तुओं, यानी कि कपड़े, जूते, टिकाऊ सामान, शिक्षा, स्वास्थ्यगत व्यय, ये सब को पिछले 30 दिन में मापा गया। और जो संशोधित मिश्रित था उसमें एनएसएसओ ने 2009-10 में 11-12 में अपनाया। पिछले 30 दिन के बजाय इसने 7 दिनों का स्मृति अवधि के लिए यूज किया कि भाई खाद्य तेल, मांस, मछली, सब्जियां, ये सब आप कितना यूज कर रहे हो, पिछले एक महीने में कितना यूज कर रहे हो, पिछले एक साल में कितना यूज कर रहे हो और पिछले 7 दिन में कितना यूज कर रहे हो, इस आधार पर इसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए। भारत में गरीबी अनुमान क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया 2011-12 में 68वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 2011-12 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के अनुपात को अद्यतन किया गया है। इसमें जो हम बनाए थे कि 816 रुपये मासिक और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 पर अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित की गई। तो गरीबी रेखा निर्धारित की जा चुकी है, ये हमने ये सब पढ़ लिया है अभी। तो योजना आयोग ने गरीबी की माप में प्रवृत्ति की समीक्षा करने के लिए जून 2012 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया था। तो भारत में गरीबों की संख्या और प्रतिशत देखिए यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, गरीबी का अनुपात। यहाँ पे देखिए 2004-05 में 37.2% हम बोले थे कि इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं। 2011-12 में यह परसेंट जो है घटकर 21.9% हो जाता है, 21.9% हो जाता है, ये याद रखिए बाकी, ठीक है। तो प्रारंभ में जो वर्ल्ड बैंक था, विश्व बैंक, इसने कहा था कि $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये वर्ल्ड बैंक का भी याद रखना है कि इसने भी एक क्राइटेरिया दिया था कि जो $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। 2008 में इसे बढ़ाकर $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया। इसके आधार पर, मतलब वर्ल्ड बैंक के आधार पर न भारत में 31.4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे मानी गई थी, क्योंकि $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च नहीं था हमारा इतने लोगों का, 31.4% लोगों का। तो जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी हमारी 31.4%। 2015 में वर्ल्ड बैंक ने एक नई गरीबी रेखा का वो किया, जिसमें कि जो डॉलर था उसको $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है। मतलब लगभग $2 का अगर आप खर्च प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उससे कम करते हैं तो उतनी जनसंख्या आपकी गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी। तो ये प्रवृत्तियां समय समय बदलती आई हैं। एनएसएसओ ने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भी आता है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें हमेशा रैंकिंग देता है कि कितना, मतलब हम देखते हैं ना गरीबी में क्या हमारा है, पॉवर्टी इंडेक्स में कितना हम कौन सा स्थान रखते हैं। तो इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी कि 2011-12 से लेकर के 2015 के बीच में देखेंगे तो 90 मिलियन या उससे लोग भीषण गरीबी की अवस्था से बाहर आ चुके थे और जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ था। तो देख सकते हैं इसमें, अगर थोड़ा सा रिपोर्ट देखना चाहें। अब हम देखते हैं गरीबी के दुष्परिणाम क्या होते हैं, द कंसिक्वेंसेस ऑफ द पॉवर्टी। तो आर्थिक समृद्धि निम्न होना, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य की समस्याएं, समाज में असमानता में वृद्धि होती है। कोई मिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है और किसी के पास क्या है $2 भी खर्च करने के लिए नहीं है एक दिन में। तो आर्थिक असमानता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। अशिक्षा की समस्या, बाल श्रम की समस्या, अगर पैसा नहीं होगा तो बच्चे भी क्या करेंगे,
बाल श्रम के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो बाल श्रम में वृद्धि, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि, उत्पादन के संसाधन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और जीवन स्तर भी क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। स्वच्छता का अभाव है, समावेशी विकास में बाधा आती है, बढ़ती हुई आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। तो गरीबी को दूर करने के उपाय क्या हैं? तो उपाय है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। इसीलिए सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को समावेशी यानी इंक्लूसिव ग्रोथ करना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, कीमत स्तर में स्थिरता लाना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपके उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करना, स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन करना, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना, आय के साधनों का समान वितरण, कर प्रणाली में सुधार यानी कि टैक्स सिस्टम में थोड़ा सुधार करना होगा। महत्वपूर्ण कानूनी उपाय जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पिछड़े क्षेत्रों में अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम को थोड़ा इफेक्टिव करना, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करना। तो देखिए गरीबी निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण बताए गए हैं स्वतंत्रता के बाद, जिसमें कि समृद्धि आधारित दृष्टिकोण यानी कि निर्धनता निवारण के लिए प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के निर्धन वर्गों के साथ साथ सभी वर्गों तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। मतलब अगर हम निर्धनता निवारण के लिए यह आशा करता है कि आर्थिक समृद्धि अगर होगी, देश के सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि होगी, जो कि समाज के निर्धन वर्गों में भी धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो समृद्धि आधारित दृष्टिकोण है। निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिसमें कि निर्धन वर्ग के लिए आर्थिक अवसर दिया गया, रोजगार के अवसर, सब्सिडी, खाद्य एवं पोषण, सुरक्षा, आवास इत्यादि प्रदान किया गया है। निर्धन वर्ग की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, उनके भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, ये सब को आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के द्वारा सरकार की अनिवार्य वस्तुओं के वितरण को पूरा करता है। देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि यूबीआई क्या होता है? यूबीआई ये होता है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि। तो इसके पक्ष में भी है और इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं। मतलब एक बेसिक इनकम जो है सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से उसको दिया जाए। तो यूबीआई जो है गरीबी उन्मूलन में सहायक हो सकता है। यूबीआई गरीबी उन्मूलन में सहायक हो सकता है। इसमें गरीबी की कगार पर खड़े लोग जो हैं वो उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर पाएंगे। इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। ये पक्ष में तर्क है कि सामाजिक न्याय जो है सुनिश्चित हो पाएगा। आम नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं और विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। देश में बहुत सारे लोगों के पास जो पैसे का अभाव होगा, उसमें न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं एवं सुविधा उनको प्रदान की जा सकेगी। यूबीआई के द्वारा राज्य और आम नागरिकों के बीच में सीधा संबंध स्थापित हो सकेगा। सीधा संबंध यूबीआई के माध्यम से सभी नागरिकों को एक बुनियादी आय उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि रोजगार के अभाव में भी आदमी जीवन यापन कर सकता है। तो ये सीधे लाभार्थियों को दिया जाने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा सहयोग हो सकता है। विपक्ष में भी तर्क है कि भाई आप बेसिक इनकम अगर देते हैं लोगों को, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देती है। अगर आप अकर्मण्य बना देंगे उसको, है ना, एक पर्टिकुलर राशि आप दे रहे हैं तो उसकी अकर्मण्यता का शिकार हो जाएंगे। श्रम की मांग आपूर्ति जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। लोक लुभावनी योजना में फिर राजकोषीय जो हमारा संतुलन है वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इसका पक्ष और विपक्ष दोनों दिया गया है। फिर निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम देखिए, सब अपडेट करना पड़ेगा हमको। निर्धनता ये इसको करंट से पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नाम देख लीजिए, इसको पूरा अपडेट करेंगे और नए तरीके से इसको, मतलब अभी के करंट वाली किताब से इसको पढ़ना होगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण और शहरी, और बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा अपडेट करना होगा, जैसे वी राम जी वाला आ गया आपका, मनरेगा वाला। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो शॉर्ट में इसको कंप्लीट करने का कोशिश किया है 30 से 35 मिनट में। और योजनाएं जितनी है इसको थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ना होगा। हमने बेसिक चीज़ पढ़ लिया जो कि एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गरीबी यानी कि पॉवर्टी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला बेरोजगारी का चैप्टर अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।